दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर के तहत इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी देख रहे थे, ठीक है दोस्तों, जिसके तहत हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेकंड चैप्टर देख रहे थे, पारिस्थितिकी। ठीक है दोस्तों, पारिस्थितिकी से संबंधित एक वीडियो दोस्तों चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी है। यह हमारा इस चैप्टर से संबंधित सेकंड पार्ट है, पारिस्थितिकी चैप्टर का सेकंड पार्ट है दोस्तों। चलिए देखेंगे क्या दिया गया है। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि वह जो एक समर्थन सेवा है, क्या है वह जो एक समर्थन सेवा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पोषक चक्रण और फसल परागण। क्या है वह जो एक समर्थन सेवा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों पोषक चक्रण और फसल परागण। क्या है पोषक चक्रण और फसल परागण। ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते जाइए। क्या कह रहा है कि एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है। क्या है एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों डाइटम, जिसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। फिर हो जाएगा क्रस्टेशियाई, जिसे हम कहते हैं शाकाहारी उपभोक्ता। फिर हो जाएगा हेरिंग, जिसे हम कहते हैं मांसाहारी उपभोक्ता। ठीक है, फिर से देखें। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है दोस्तों, तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा डाइटम, जिसे हम स्वपोषी कहते हैं। फिर हो जाएगा क्रस्टेशियाई, जिसे हम शाकाहारी उपभोक्ता कहते हैं। और फिर हो जाएगा हमारा हेरिंग, जिसे हम मांसाहारी उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते जाइए। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सारे पॉइंट ध्यान से देखते रहिए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जैव वानिकी के संबंध में सही है। क्या है जैव वानिकी के संबंध में सही है, यानी कि बायोनॉमिक्स के संबंध में सही है। तो कह रहा है कि यह पारिस्थितिकीय का पर्याय सिनोनिम्स है। क्या है यह पारिस्थितिकीय का पर्याय सिनोनिम्स है, और यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या है कह रहा है कि जैव वानिकी बायोइनोमिक्स के संबंध में सही है। तो कह रहा है कि यह पारिस्थितिकीय का पर्याय है और यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि जैव वानिकी, क्या है जैव वानिकी अर्थात बायोनॉमिक्स शब्द बायो तथा नॉमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायो शब्द का तात्पर्य है जीव या जीवन से, जबकि नॉमिक्स ग्रीक शब्द नोमोस से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है नियम, लॉ। बायोनॉमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ है जीवन के नियम। ठीक है, फिर से देखें। जैव वानिकी अर्थात बायोनॉमिक्स शब्द बायो तथा नॉमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायो शब्द का तात्पर्य जीव या जीवन से है, जबकि नॉमिक्स ग्रीक शब्द नोमोस से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है नियम। बायोनॉमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ है जीवन के नियम। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर कह रहा है किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। क्या है किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिक्नोक्लाइन। क्या है कह रहा है कि किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिक्नोक्लाइन। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है अगला पॉइंट, क्या कह रहा है कि किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है। क्या है किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेलोक्लाइन। ठीक है, क्या है हेलोक्लाइन। ठीक है, देखते जाइए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, देखेंगे हम क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है। क्या है किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है दोस्तों, तो यह हो जाएगा हमारा हेलोक्लाइन। ठीक है, और फिर किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है तो पिक्नोक्लाइन। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है। क्या है किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोक्लाइन। ठीक है, याद रखिएगा। किसी जल निकाय में यदि घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, तो वह है हमारी पिक्नोक्लाइन। किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है हेलोक्लाइन। किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है थर्मोक्लाइन। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलिए। क्या कह रहा है अगला देखेंगे। कह रहा है कि पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं पोषकों को सतह पर लाकर। क्या है
पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं पोषकों को सतह पर लाकर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं पोषकों को सतह पर लाकर। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। फिर अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है समुद्री उत्प्रवाह द्वारा। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है कि वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है समुद्री उत्प्रवाह द्वारा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें घोषित किया गया है। क्या है? पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें घोषित किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। ठीक है, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें घोषित किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है। क्या है? पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को किया गया है विनियमित। ठीक है, फिर देखिए, पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को किया गया है विनियमित। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़िए आगे का पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में जिस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं वह है, क्या है? घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में जिस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं वह है जल की सीमाओं एवं आग के कारण। क्या है? जल की सीमाओं एवं आग के कारण। ठीक है, फिर देखेंगे, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में जिस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं वह है जल की सीमाओं एवं आग के कारण। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए कि भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही कहलाता है। क्या है? भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही कहलाता है पारिस्थितिक अनुक्रमण। ठीक है, भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही कहलाता है पारिस्थितिक अनुक्रमण। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जैविक अनुक्रमण। क्या है? कह रहा है जैविक अनुक्रमण की प्राअवस्थाओं का सही क्रम है। क्या है? जैविक अनुक्रमण की प्राअवस्थाओं का सही क्रम है। तो पहले है दोस्तों नगनीकरण, फिर है प्रवास, फिर है आस्थापन, फिर है प्रतिक्रिया और फिर है स्थिरीकरण। फिर देखिए, जैविक अनुक्रमण की प्राअवस्थाओं का सही क्रम है, सबसे पहले है नगनीकरण, फिर है दोस्तों प्रवास, फिर है दोस्तों आस्थापन, फिर है प्रतिक्रिया, फिर है स्थिरीकरण। ठीक है, नगनीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। फिर है अगला पॉइंट, कह रहा है कि वर्ष 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण सक्सेशन की सर्वमान्य परिभाषा दी। ठीक है, कह रहा है कि वर्ष 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण सक्सेशन की सर्वमान्य परिभाषा दी। तो एफ क्लीमेंट ने। ठीक है, एफ क्लीमेंट ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्या है? कि मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो एफ क्लीमेंट ने। ठीक है, याद रखिएगा, मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एफ क्लीमेंट ने। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे। फिर देखिए, कह रहा है कि मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एफ क्लीमेंट ने। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिए, पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में सारे पॉइंट पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखेंगे। कह रहा है कि वह प्राकृतिक विधि जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं अनुक्रमण। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि वह प्राकृतिक विधि जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है उसे हम कहते हैं अनुक्रमण। ठीक है दोस्तों, चलिए कह रहा है कि लोटिक
पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? क्या है? लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नदी। ठीक है, लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है नदी। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पारिस्थितिक चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है हमारा जैविक विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों यह सब्जेक्ट हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी चैप्टर का पहला पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। क्या है? कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, तो इन सीटू संरक्षण के द्वारा। ठीक है, याद रखिए कि राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है ट्रैफिक, ठीक है, कह रहा है ट्रैफिक मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से खतरा ना हो प्रकृति के संरक्षण को। ठीक है, कह रहा है कि ट्रैफिक मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से खतरा ना हो प्रकृति के संरक्षण को। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी और यह रणनीतिक गठबंधन है WWF एवं IUCN का। ठीक है, याद रखिए कि ट्रैफिक की स्थापना कब की गई थी, डेट भी याद रखिएगा, वर्ष 1976 में, और यह रणनीतिक गठबंधन है दोस्तों WWF एवं IUCN का। ठीक है, याद रखिएगा WWF एवं IUCN का। ठीक है, चलिए देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। क्या है? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। ठीक है, चलिए ये देखिए क्या कह रहा है अगला पॉइंट, कि जैव विविधता अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, तो व्हिटेकर ने। ठीक है, जैव विविधता अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, तो इसको किसने विभाजित किया था? व्हिटेकर ने। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है दोस्तों हमारा, देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि जैव विविधता मापने का वह गणितीय सूचकांक जो एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है, उसको हम कहते हैं अल्फा सूचकांक। फिर से देखिए, जैव विविधता मापने का वह गणितीय सूचकांक जो एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है, उसे हम कहते हैं अल्फा सूचकांक। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि जैव विविधता मापने का वह गणितीय सूचकांक जो स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात है। क्या है? जैव विविधता मापने का वह गणितीय सूचकांक जो स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात है, उसे हम कहेंगे बीटा सूचकांक। ठीक है, फिर देखिए, जैव विविधता मापने का वह गणितीय सूचकांक जो स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात है, उसे हम कहेंगे बीटा सूचकांक। फिर देखिए, कह रहा है जैव विविधता का वो सूचकांक जो किसी भूदृश्य यानी कि लैंडस्केप की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है, उसे हम कहेंगे गामा सूचकांक। एक बार फिर से हम लोग अल्फा, बीटा, गामा सूचकांक को देख लेंगे। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है यहाँ, कि जैव विविधता मापने का वह गणितीय सूचकांक जो एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय, आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है, उसे हम अल्फा सूचकांक कहेंगे। फिर है जैव विविधता मापने का वह गणितीय सूचकांक जो स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात है, उसे हम बीटा सूचकांक कहेंगे। और जैव विविधता का वो सूचकांक जो किसी भूदृश्य की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है, उसे हम गामा सूचकांक कहेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि जैव विविधता का अर्थ है तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ठीक है, जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। अगला पॉइंट देखिए, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। क्या है? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है तो पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। क्या है? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। ठीक है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह है हमारा पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। ठीक है, चलिए
फिर देखिए कि आनुवांशिक जाति समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है जैव विविधता। फिर देखिए आनुवांशिक जाति समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है जैव विविधता। ठीक है, कह रहा है कि जैव विविधता के नाश का कारण है तो जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, फिर है पर्यावरणीय प्रदूषण, फिर है वनों का नाश। ठीक है, क्या है फिर देखेंगे, जैव विविधता के नाश का कारण है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, कह रहा है कि जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है तो प्राकृतिक आवासीय विनाश। क्या है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है जैव विविधता के ह्रास के लिए। क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जैव विविधता के ह्रास के लिए। फिर देखिए प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है जैव विविधता के ह्रास के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है प्राकृतिक वास का विनाश। क्या कह रहा है कि जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है प्राकृतिक वास का विनाश। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है, हम लोगों ने अभी देखा, आवासीय विनाश। ठीक है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है आवासीय विनाश। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। फिर देखिए अगला पॉइंट, कह रहा है कि किसी प्रजाति के जीनोम में विद्यमान डीएनए के मानक लघुखंड के विशिष्ट अनुक्रम द्वारा उस प्रजाति की पहचान करने वाली तकनीक है डीएनए बार कोडिंग। क्या है, किसी प्रजाति के जीनोम में विद्यमान डीएनए के मानक लघुखंड के विशिष्ट अनुक्रम द्वारा उस प्रजाति की पहचान करने वाली तकनीक है डीएनए बार कोडिंग। फिर देखिए किसी प्रजाति के जीनोम में विद्यमान डीएनए के मानक लघुखंड के विशिष्ट अनुक्रम द्वारा उस प्रजाति की पहचान करने वाली तकनीक है डीएनए बार कोडिंग। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट को देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। चलिए देखेंगे, चलिए दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011-2020 को घोषित किया है। क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 2020 को घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक। ठीक है, याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 2020 को घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। क्या है, भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं तो वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण। ठीक है, याद रखिएगा कि भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं तो वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिए आप लोग। कह रहा है कि जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। क्या है, जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है तो प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। क्या है, जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में यह खेती प्रचलित है जो कि खेती का एक अवैज्ञानिक तरीका है, वह है दोस्तों हमारी झूम खेती। ठीक है, क्या कह रहा है, देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में यह खेती प्रचलित है जो कि खेती का अवैज्ञानिक तरीका है, वह है हमारा झूम खेती। चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, देखते जाइए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कह रहा है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थलों में शामिल है। क्या है, जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थलों में शामिल है तो वह है हमारा पूर्वी हिमालय यानी कि ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थलों में शामिल है पूर्वी हिमालय यानी कि ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि पाए जाते हैं उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी। ठीक है, क्या है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि
पाए जाते हैं उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला पॉइंट। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं। ये हॉटस्पॉट हैं, क्या है, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं, ये हॉटस्पॉट हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है तो पहला है पूर्वी हिमालय, हिमालय हॉटस्पॉट का भाग है, पूर्वी हिमालय, हिमालय हॉटस्पॉट का भाग, याद रखिए। ठीक है, दूसरा है हमारा दोस्तों पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका हॉटस्पॉट का भाग, पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका हॉटस्पॉट का भाग। फिर कह रहा है कि अधिकांश पूर्वोत्तर भारत एवं अंडमान द्वीप समूह, क्या है, अधिकांश पूर्वोत्तर भारत एवं अंडमान द्वीप समूह, जिसके तहत इंडो बर्मा, इंडो म्यांमार हॉटस्पॉट का भाग तथा निकोबार द्वीप समूह, सुंडालैंड हॉटस्पॉट का भाग आता है। फिर देखेंगे भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं, कौन कौन से, तो वह है दोस्तों पूर्वी हिमालय, जिसमें हमारा हिमालय हॉटस्पॉट का भाग आता है। फिर है हमारा दोस्तों पश्चिमी घाट, जिसमें पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका हॉटस्पॉट का भाग आता है। फिर है दोस्तों अधिकांश पूर्वोत्तर भारत एवं अंडमान द्वीप समूह, क्या है, अधिकांश पूर्वोत्तर भारत एवं अंडमान द्वीप समूह, जिसके तहत इंडो बर्मा, इंडो म्यांमार हॉटस्पॉट का भाग आता है तथा निकोबार द्वीप समूह, सुंडालैंड हॉटस्पॉट का भाग। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान तथा बंगाल की खाड़ी में संतृप्त क्षेत्र है, तो वह है दोस्तों हमारा पश्चिमी घाट। क्या है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान तथा बंगाल की खाड़ी में संतृप्त क्षेत्र है, तो वह है हमारा पश्चिमी घाट। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि गंगा का मैदान पश्चिमी घाट तथा मध्य भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, तो वह है हमारा पश्चिमी घाट। क्या है, गंगा का मैदान पश्चिमी घाट तथा मध्य भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, तो वह है हमारा पश्चिमी घाट। अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि जैव विविधता के संदर्भ में भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा का मैदान तथा मध्य भारत में से वह क्षेत्र जिसे हॉटस्पॉट माना जाता है। क्या है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा का मैदान तथा मध्य भारत में से वह क्षेत्र जिसे हॉटस्पॉट माना जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए कह रहा है कि हॉटस्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1988 में किया, तो नॉर्मन मायर्स ने। क्या है, कह रहा है कि हॉटस्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1988 में किया, तो नॉर्मन मायर्स ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा है कि जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, वह क्षेत्र कहलाता है हॉटस्पॉट। ठीक है, कह रहा है कि जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, वह क्षेत्र कहलाता है हॉटस्पॉट। ठीक है दोस्तों, चलिए कह रहा है क्या, देखेंगे। कह रहा है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। क्या है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो वह है दोस्तों सिकोया। ठीक है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। फिर है किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है 50 वर्ष से। ठीक है, क्या है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है 50 वर्ष से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी है बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित निच, आनुवांशिक भिन्नता की कमी। क्या है, किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी है बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित निच, आनुवांशिक भिन्नता की कमी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है व्यापक नीच। ठीक है, कह रहा है किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है व्यापक नीच यानी ब्रॉड नीचे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित की जाती हैं रेड डाटा बुक्स में। ठीक है, कह रहा है कि प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित की जाती हैं रेड डाटा बुक में। ठीक है,
यह पॉइंट याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। क्या दिया गया है, कह रहा है कि रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है तो वह है हमारा IUCN। ठीक है, कह रहा है कि रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है तो वह है हमारा IUCN। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। क्या है हमारा अगला पॉइंट, ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न ही दोस्तों इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों देखेंगे क्या है हमारा अगला पॉइंट। कह रहा है कि प्राणी समूह जो संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है। क्या है, प्राणी समूह जो संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है तो वह है दोस्तों हमारा महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। ठीक है, कह रहा है प्राणी समूह जो संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है वह है हमारा महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है दोस्तों सोन चिरैया या महान भारतीय सारंग या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, सोन चिरैया या महान भारतीय सारंग या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन सारस और सलेटी टिटहरी अति संकटग्रस्त श्रेणी में, कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में और एशियाई वन्य गधा संकट के नजदीक श्रेणी में, जबकि लाल पांडा शामिल है संकटग्रस्त श्रेणी में। फिर देखें, कह रहा है सोन चिरैया या महान भारतीय सारंग, साइबेरियन सारस और सलेटी टिटहरी अति संकटग्रस्त श्रेणी में, कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में और एशियाई वन्य गधा संकट के नजदीक श्रेणी में, जबकि लाल पांडा शामिल है संकटग्रस्त श्रेणी में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते जाइए। कह रहा है कि गोल्डन ओरियोल, क्या है, गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फैंटेल पिजियन तथा इंडियन सनबर्ड भारतीय पक्षियों में से अत्यधिक संकटापन्न किस्म है तो वह है दोस्तों हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। फिर देखिए, गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फैंटेल पिजियन तथा इंडियन सनबर्ड भारतीय पक्षियों में से अत्यधिक संकटापन्न किस्म है तो वह है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए क्या है। कह रहा है यद्यपि भारत की जनसंख्या, क्या है, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है। क्योंकि, तो दोस्तों वह है पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है, पहला पॉइंट। फिर है कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है क्योंकि पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। फिर कह रहा है कि कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखेंगे दोस्तों क्या है अगला पॉइंट, यहां ध्यान से देखिए। चलिए, कह रहा है कि उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। क्या है, उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है तो बंजर भूमि का वनीकरण। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट क्या है। कह रहा है सड़कों का विस्तार, क्या है, सड़कों का विस्तार, नगरीकरण एवं झूम कृषि उत्तरदायी है जैव विविधता के ह्रास के लिए। क्या है, सड़कों का विस्तार, नगरीकरण एवं झूम कृषि उत्तरदायी है जैव विविधता के ह्रास के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, कह रहा है कि वर्ष 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया, इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। क्या है, कह रहा है कि वर्ष 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया, इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है तो वह है दोस्तों हमारा सिक्किम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है। कह रहा है कि जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जिस एक की स्थापना करने में निहित है वह है जीवमंडल निचय। ठीक है, जीवमंडल रिजर्व। फिर देखेंगे, कह रहा है कि जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जिस एक की स्थापना करने में निहित है वह है जीवमंडल निचय यानी कि जीवमंडल रिजर्व। ठीक है दोस्तों, चलिए, कह रहा है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। क्या है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है तो वह है दोस्तों हमारा जैवमंडल रिजर्व। ठीक है, वह है हमारा जैवमंडल रिजर्व। ठीक है, चलिए देखते जाइए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिए।
कह रहा है कि वह स्थल जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति इन सीटू नहीं है। क्या है? वह स्थल जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति यानी कि इन सीटू नहीं है, वह है हमारा वानस्पतिक उद्यान। ठीक है, वह है हमारा वानस्पतिक उद्यान। वह स्थल जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है, वह है दोस्तों हमारा वानस्पतिक उद्यान। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए जो गैस सामान्यतः प्रयोग होती है वह है। कह रहा है कि क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए जो गैस सामान्यतः प्रयोग होती है वह है नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है XC2 संरक्षण द्वारा। ठीक है, क्या कह रहा है कि वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है तो XC2 संरक्षण के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि बाह्यवासन या XC2 संरक्षण रणनीति का उदाहरण है। क्या है? बाह्यवासन या XC2 संरक्षण रणनीति का उदाहरण है तो वह है दोस्तों हमारा जीन बैंक, याद रखिएगा, ऊतक संवर्धन केंद्र, फिर है वानस्पतिक उद्यान, फिर है एक्वेरियम, फिर है चिड़ियाघर। ठीक है, फिर देखें, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कह रहा है कि बाह्यवासन या XC2 संरक्षण रणनीति का उदाहरण है तो वह है दोस्तों हमारा जीन बैंक, ऊतक संवर्धन केंद्र, वानस्पतिक उद्यान, एक्वेरियम और चिड़ियाघर। ठीक है, बाह्यवासन या XC2 संरक्षण रणनीति का उदाहरण है जीन बैंक, ऊतक संवर्धन केंद्र, वानस्पतिक उद्यान, एक्वेरियम और चिड़ियाघर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों देखेंगे क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि गहरे समुद्र, क्या है? गहरे समुद्र, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, कोरल रीफ तथा मरुस्थल में वह पारिस्थितिक तंत्र जिसमें प्रजातीय विविधता काफी अधिक होती है। क्या है? गहरे समुद्र, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, कोरल रीफ तथा मरुस्थल में वह पारिस्थितिक तंत्र जिसमें प्रजातीय विविधता काफी अधिक होती है वह है दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तथा कोरल रीफ। ठीक है, याद रखिएगा, गहरे समुद्र, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, कोरल रीफ तथा मरुस्थल में वह पारिस्थितिक तंत्र जिसमें प्रजातीय विविधता काफी अधिक होती है वह है उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, वह है उष्णकटिबंधीय वन तथा कोरल रीफ। तो गहरे समुद्र, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, कोरल रीफ तथा मरुस्थल में वह पारिस्थितिक तंत्र जिसमें प्रजातीय विविधता काफी अधिक होती है वह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तथा कोरल रीफ। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का मुख्य विस्तार पाया जाता है। क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का मुख्य विस्तार पाया जाता है तो 10 डिग्री उत्तर से तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का मुख्य विस्तार पाया जाता है 10 डिग्री उत्तर से तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं क्योंकि इसमें वर्ष भर रहता है उच्च वर्षा तथा तापमान। ठीक है, उच्च वर्षा तथा तापमान। क्या कह रहा है? इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं क्योंकि इसमें वर्ष भर रहता है उच्च वर्षा तथा तापमान। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को कहा जाता है जैव विविधता। क्या है? किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को कहा जाता है जैव विविधता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि असत्य कथन है। तो असत्य कथन है दोस्तों कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। क्या है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, यह कथन असत्य है। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, यह कथन हमारा असत्य है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। क्या है? प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में। क्या है? उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। क्या कह रहा है? प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, सत्य कथन क्या कह रहा है, देखेंगे ध्यान से।
कह रहा है सत्य कथन है। क्या है? कह रहा है सत्य कथन है। तो पढ़ेंगे, पहला पॉइंट है उष्ण कटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। क्या है? उष्ण कटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षावनों में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है कि विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षावनों में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट, जाति विविधता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। क्या है? जाति विविधता जो है वह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। ठीक है दोस्तों, तीनों पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। अगला पॉइंट देखें, कह रहा है शांत घाटी, कश्मीर, सूरमा घाटी तथा फूलों की घाटी में से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो वह है हमारा शांत घाटी में। क्या है? शांत घाटी, कश्मीर, सूरमा घाटी तथा फूलों की घाटी में से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो वह है हमारा शांत घाटी में। ठीक है, कह रहा है शांत घाटी अवस्थित है। तो वह है दोस्तों हमारा केरल में। क्या है? शांत घाटी अवस्थित है दोस्तों। तो वह है हमारा केरल में। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, कह रहा है साइलेंट वैली परियोजना जिस राज्य से संबंधित है वह है केरल। क्या है? साइलेंट वैली परियोजना जिस राज्य से संबंधित है वह है केरल। ठीक है, फिर अगला देखें, फूलों की घाटी अवस्थित है। तो फूलों की घाटी अवस्थित है दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, अगला पॉइंट देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि आर्द्र क्षेत्रों में जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। क्या है? आर्द्र क्षेत्रों में जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है वह है दोस्तों हमारा चिल्का झील। ठीक है, फिर है दोस्तों लोकटक झील, फिर है दोस्तों केवला देव और फिर है वूलर झील। ठीक है, क्या है? आर्द्र क्षेत्रों में जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है वह है हमारा चिल्का झील, फिर है दोस्तों लोकटक, फिर है केवला देव, फिर है वूलर झील। ठीक है, चिल्का झील याद रखिएगा आर्द्र क्षेत्रों में आता है, लोकटक, फिर केवला देव, फिर वूलर झील। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है और इस सूची में वर्तमान में भारत के शामिल स्थल हैं। क्या है? रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है और इस सूची में वर्तमान में भारत के शामिल स्थल हैं। तो वह है दोस्तों कुल 75 स्थल। ठीक है, कुल 75 स्थल हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है भोज आर्द्र स्थल। क्या है? कह रहा है कि रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है तो वह है भोज आर्द्र स्थल। ठीक है, कह रहा है कि रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था नम भूमि के। क्या है? रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था नम भूमि के। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, हम सभी लोग जानते हैं 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि विश्व वेटलैंड दिवस 2023 का मुख्य विषय है। क्या है? विश्व वेटलैंड दिवस 2023 का मुख्य विषय है। कह रहा है कि इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रीस्टोरेशन। ठीक है, 2 फरवरी 2023 को जो वेटलैंड दिवस मनाया गया उसका मुख्य थीम क्या था? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रीस्टोरेशन। ठीक है, याद रखिएगा इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रीस्टोरेशन। फिर कह रहा है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है तो वह है दोस्तों गुजरात में। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है दोस्तों गुजरात में। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो वह है बेगूसराय जिले में कबरताल आर्द्र भूमि। ठीक है, कह रहा है बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो वह है बिहार के बेगूसराय जिले में। और कौन है दोस्तों? वह है हमारा कबरताल आर्द्र भूमि। ठीक है, कह रहा है कि जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। क्या है? जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। कह रहा है कि आनुवांशिक विभिन्नता के क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा कि जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, आनुवांशिक विभिन्नता के क्षेत्र हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है? जो हमारे जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र हैं वे आनुवांशिक विभिन्नता के क्षेत्र हैं। ठीक है दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, देखेंगे क्या है हमारा अगला पॉइंट दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए, कह रहा है कि प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। क्या है? प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है दोस्तों तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। क्या है? प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा
कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला देखिए, कह रहा है कि प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, वैश्विक उष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और साथ ही घटित होती है प्रवालों की मृत्यु। ठीक है, फिर देखें, प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, वैश्विक उष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और साथ ही घटित होती है प्रवालों की मृत्यु। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि जिनमें प्रवाल भित्तियां हैं वह है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। याद रखिएगा, कह रहा है जिनमें प्रवाल भित्तियां हैं तो वह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, कह रहा है कि सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। क्या है? सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था तो वाल्टर जी रोजेन ने। ठीक है, सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था वाल्टर जी रोजेन ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि जैव विविधता जिन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है वह है मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनःचक्रण और सस्य परागण। फिर देखिए, जैव विविधता जिन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है वह है मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनःचक्रण और सस्य परागण। ठीक है, फिर देखिए, जैव विविधता जिन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है वह है मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनःचक्रण और सस्य परागण। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से 2020 के लिए दशक निर्दिष्ट किया गया है, जैव विविधता दशक। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डिकेड। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया गया है, जैव विविधता दशक। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है। क्या है? भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है तो जामनगर गुजरात में। याद रखिएगा, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है दोस्तों जामनगर गुजरात में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है पोषण स्तरों की कम संख्या। क्या है? पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है पोषण स्तरों की कम संख्या। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र होता है। क्या है? पारिस्थितिक तंत्र होता है दोस्तों एक गतकीय तंत्र होता है। क्या है? पारिस्थितिक तंत्र होता है दोस्तों एक गतकीय तंत्र। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए जो कारण सबसे उपयुक्त है वह है यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। फिर देखिए, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए जो कारण सबसे उपयुक्त है दोस्तों वह है यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए क्या है, कह रहा है कि जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया तो लोकसभा द्वारा 2 दिसंबर 2002 को तथा राज्यसभा द्वारा 11 दिसंबर 2002 को। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया लोकसभा द्वारा 2 दिसंबर 2002 को तथा राज्यसभा द्वारा 11 दिसंबर 2002 को। ठीक है, अगला देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया वर्ष 2003 चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया तो वर्ष 2003 चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में सहायक है। ठीक है, कह रहा है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में सहायक है। यह क्या है? जैव चोरी को रोकता है तथा देसी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। क्या है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में सहायक है और यह जैव चोरी को रोकता है तथा देसी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। फिर क्या करता है दोस्तों? कह रहा है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक
जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, कह रहा है सीबक थॉर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। क्या है? सीबक थॉर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। कह रहा है इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खां ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जस्विता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटों ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। भारत में यह पौधा पाया जाता है लद्दाख में। ठीक है, कह रहा है कि सीबक थॉर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खां ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जस्विता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनोटों ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। भारत में यह पौधा पाया जाता है तो लद्दाख में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। हम दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी जो इस चैप्टर का दोस्तों बचा हुआ पार्ट है उसको हम एक वीडियो और लाएंगे, जिसमें हम लोग इस चैप्टर को, जो कि जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, उसके सारे बचे हुए प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।